हेलो एंड वेलकम टू पीसीबी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 22 की। ठीक है, 21 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो 22 में अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस के साथ। तो देखो बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक और न्यूटन फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर भी पढ़ा था, जिसका अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा समरी हम आपको बता देते हैं कि कोई भी एक स्फेरिकल मिरर हम लोग लिए थे और उसमें ये फोकस था, ये सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से अगर डिस्टेंस लेते थे, जैसे ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पर हो गया, तो इस केस में हमारा जो इमेज बनता था वो इधर कहीं बनता था। मान के चलिए कि ये हमारा इमेज बना। ओके, तो ये हमारा इमेज बना इन्वर्टेड इस तरह से। तो फोकस से जो दूरी होती थी, ये दूरी x2 ली जाती थी, और ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से x1 ली जाती थी। तो हम लोगों को कैलकुलेशन के बाद पता चलता था कि x1 x2 इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर, जहाँ f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, तो इसी को हम लोग न्यूटन का फॉर्मूला बोलते थे। तो बिल्कुल यही चीज़ अब लेंस के केस में भी वैलिड होगी, और वो किस तरह से होगी, x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर। तो उसी को हम लोग अब यहाँ लेंस के केस में देखेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है स्फेरिकल मिरर वाले के, तो उस वाले सेक्शन में जाइए, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर वाले सेक्शन में, और इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए, और फिर आप उसके बाद यहाँ लेंस के केस में न्यूटन्स फार्मूला को ऑब्जर्व करिए। आइए बच्चों, अब हम लोग लेंस के केस में काम करते हैं न्यूटन्स फार्मूला पर। तो देखिए, एक हमारा इस तरह से कन्वेक्स लेंस लीजिए, इसमें काम आपको आसान पड़ेगा। इधर हो गया आपका फोकस एंड दिस इज डबल फोकस, और यहाँ पर फोकस एंड दिस इज डबल फोकस। ठीक है, अब जानते हैं लेंस में दो फोकस होते हैं और दो डबल फोकस होते हैं। अब हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे आपने यहाँ पे रखा, मैंने 2f डैश से बाहर रखा, इधर फोकस से बाहर, डबल फोकस से बाहर रखा, तो इस तरफ आपको आ जाएगा f और 2f के बीच में, है ना, कुछ ऐसा। ये हमारा इमेज बन गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। ओके, तो इस केस में करना क्या है बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस को इस वाले फोकस से मेजर करना है, ये x1, और ये जो इमेज बना इसको इस वाले फोकस से मेजर करना आप। ओके, यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है स्फेरिकल मिरर और लेंस के न्यूटन फार्मूले के केसेस में। इस वाले इमेज की डिस्टेंस जो इसके नज़दीक में फोकस होगा वहाँ से लिया जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग इसके नज़दीक के फोकस के साथ लेंगे x1। ठीक है, इस तरह से। तो f डैश के साथ हो और f के साथ x2। ओके, और अब आप इसमें लगाएंगे लेंस फार्मूला। तो फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मान लीजिए f है। तो ये f बेसिकली है क्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, इस फिगर को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इस पोल से लिया जाता है, तो पोल से यहाँ तक की दूरी तो f हो गई, और उसमें ये ऐड करना पड़ेगा आपको। तो f प्लस x1 का डिस्टेंस है, या x1 प्लस f का डिस्टेंस है, और क्योंकि ये डिस्टेंस आपने इस डायरेक्शन में मेजर किया, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दिस विल बी नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम लोग को एक माइनस साइन के साथ फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा u की वैल्यू। उसी तरह से v के लिए अगर देखिए बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी v, और ये आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। और कितनी होगी, तो f प्लस x2। तो v को हमें पुट करना है f प्लस x2 विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसको हम लोग अब यहाँ पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1/f प्लस x2 माइनस 1/ माइनस ऑफ f प्लस x1 विल बी इक्वल टू 1/f।
तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो f प्लस x2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/f प्लस x1 इक्वल टू 1/f, ऐसा हो जाएगा। और अब इसमें आप इसे सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये इधर आ गया f प्लस x1 प्लस f प्लस x1 तो f प्लस x2, इस प्रकार इक्वल टू 1/f। ओके, चलिए फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस 2f हो गया यहाँ पर, तो f और f 2f, और उसमें आके इस f से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये f, और ये वाला मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं f प्लस x1 इंटू f प्लस x2, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस बार देखिए इधर f से, तो f x1 f x2 प्लस 2f स्क्वायर, और इस तरफ क्या हुआ f स्क्वायर प्लस f x2 प्लस x1f प्लस x1 x2। अब आप ध्यान से देखिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करना है। तो f x1, यहाँ भी देखिए x1f है, कैंसिल हो जाएगा। f x2, यहाँ भी f x2 है, कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए 2f स्क्वायर, यहाँ एक f स्क्वायर इधर लाइए, माइनस होके 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, ओनली f स्क्वायर बचेगा, और उधर क्या बच गया x1 इंटू x2। तो इसी को आप सही करके लिख सकते हैं f स्क्वायर, या अगर f की ज़रूरत हो तो रूट अंडर x1 x2। तो x1 x2 इक्वल टू f स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज न्यूटन्स फार्मूला, है ना, फॉर लेंस। ठीक है, इसको न्यूटन साहब ने दिया था कि बताया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके इधर वाले फोकस से निकाल लो, जो भी नज़दीक में फोकस रहेगा वहाँ से, और इमेज का डिस्टेंस उसके नज़दीक वाले फोकस से अगर आप निकाल लेते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो लेंस आपने यूज़ किया उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सो x1 x2 इक्वल टू f स्क्वायर। ओके, तो कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों, या कभी कभी आपको इस पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में x1 दे दिया, x2 दे दिया, f पूछ लिया, है ना, या इन तीन x1 x2 f में से कोई दो दे के तीसरा पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए समझते हुए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी है, देखिए उसको। ऑलराइट बच्चों, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड टू डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लैब में बच्चों किसी कॉन्वेक्स लेंस का अगर आपको फोकल लेंथ निकालना हो तो इसी मेथड का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को निकालने के काम आता है, और क्योंकि इसमें रियल इमेज बनते हैं, और वो कौन बना सकता है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है। तो इसका सेटअप क्या है, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। एक स्क्रीन होगा जिस पर हमको इमेज प्राप्त करना होता है, रियल इमेज। आप जानते हैं कि रियल इमेज को ही स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग स्मॉल डी दिखा रहे हैं, और ये स्मॉल डी डिस्टेंस जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहे हो, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका सही से हो जाए, इसके लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, दैट शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर फोकल लेंथ तो निकालना ही है कॉन्वेक्स लेंस का, और वो हमको जब मालूम नहीं है तो फिर 4f उसका भी पता नहीं रहेगा, तो कैसे आप समझ रहे हैं ये चीज़। तो इसका जवाब बच्चों यही होगा कि आप अपने एक अंदाज से ढेर सारा डिस्टेंस ले लो, अच्छा खासा लार्जर डिस्टेंस ले लो। एक अंदाज से आप लेकर के चलेंगे कि फोकल लेंथ जैसे अगर इसका 10 सेंटीमीटर मान के चलिए, अगर ऐसा कुछ होता तो उसका 4 टाइम्स मतलब 40, तो आप अंदाज से 100 सेंटीमीटर नाप लीजिए ना, है ना। तो आप जस्ट एक अनुमान लगाते हुए एक लार्जर डिस्टेंस को
वहां पर ले लेंगे ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच, ठीक है। तो यहाँ बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। और फिर आपको करना क्या होता है कि आपका अनुमान सही है या गलत है, इसका अभी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, लेंस को पहले ऑब्जेक्ट के करीब लाइए और फिर धीरे 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 स्क्रीन की तरफ लेके जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो एक पोजीशन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जब इस स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। एक पोजीशन तो डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद आप जब इसको और धीरे 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 दूर लेके जाएंगे तो एक दूसरा पोजीशन, अगर आपका अनुमान सही है, माने आपने ये जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये आपने अगर 4f से अधिक रखा है और आपका अनुमान सही है, तो फिर आपको एक और पोजीशन मिलेगा जब ये वाली बात हो जाएगी। कौन सी बात, कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको दोबारा इस स्क्रीन पर इमेज प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जो है आपने डिस्टेंस को कम ले रखा है, तो आपको और डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो एक अंदाज से आप एक डिस्टेंस लेंगे, लार्जर डिस्टेंस लेंगे और फिर इस लेंस को इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखते हुए धीरे 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 स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे। और अगर आपको ऐसा करने से 2 बार इमेज यहाँ पर प्राप्त हो गया तो समझिए कि आपका जो अनुमान है वो सही है, मतलब जो डिस्टेंस डी है दैट इज ग्रेटर देन 4f है, आपने वो ले लिया है। तो जब आप एक ऐसा सेटअप कर लेते हैं तो फिर आपको करना क्या है, किसी एक पोजीशन पर लेंस को रखना है जिससे कि यहाँ पर आपका एक शार्प इमेज बने और उसके बाद फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो यही सब चीज़ हमने लिखा है, देखिए। इफ द डिस्टेंस d between an object and screen is greater than 4 times the focal length of a convex lens, then there are 2 positions। तो इस बार आपको 2 पोजीशन मिलने वाले हैं ऑफ द लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन at which a sharp image of the object is formed on the screen। 2 बार 2 पोजीशन आपको ऐसे मिलेंगे इस लेंस के जब जब यहाँ पर एक शार्प इमेज फॉर्म होगा इस ऑब्जेक्ट का। एक यहाँ मिल गया तो एक और आगे बढ़ाते बढ़ाते एक बार फिर मिल जाएगा, ठीक है। इमेज की लेंथ यहाँ पर छोटी बड़ी हो सकती है, दैट डजंट मैटर, लेकिन 2 बार जरूर इमेज आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा, ओके। तो इस मेथड को हमको क्या कहना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्योंकि आपने लेंस को डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो इसमें जरा देखिए, तो मान लीजिए हमने एक पोजीशन 1 पे इसको रखा और इधर ऑब्जेक्ट के साथ इसका डिस्टेंस x ले लिया और ये टोटल डिस्टेंस चूंकि d था तो फिर यहाँ लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, ओके। सो दीज आर जस्ट द डिस्टेंसेस, मैग्नीट्यूड। इसलिए जब इसको आप फार्मूले में यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ प्लस माइनस के हिसाब से पुट करना। तो देखो लेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v की वैल्यू देखिए, इसी साइड जा रहे हैं v, तो यही है इमेज, तो इसी साइड गए, सो पॉजिटिव साइन के साथ, तो d माइनस एक्स का पॉजिटिव साइन आ जाएगा। लेकिन u का साइन देखो, तो इधर से इधर मेजर करना है तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, सो माइनस ऑफ एक्स हो गया, तो 1 बाय माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ 1/f है, मतलब 1/f हो गया, क्लियर है। अब देखो बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 1/f हो गया। और फिर आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, d माइनस एक्स इंटू एक्स, और d माइनस एक्स अगर इसके साथ है तो देखिए x ऊपर आ गया, और x इसके साथ है तो d माइनस एक्स यहाँ पर आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से x और x तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बचा d को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया f के साथ, तो हो गया ये df, और इधर भी आपका ये इधर चला आया, तो ये हो गया d माइनस एक्स इंटू एक्स, इसको भी गुना कर दीजिए, तो dx माइनस एक्स स्क्वायर, सो df इक्वल टू dx माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको एक तरफ ले आइए, तो एक तरफ ले आने के बाद ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस dx प्लस df इक्वल टू 0। और ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और x में जब क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब x की 2 वैल्यू आपको यहाँ पर आने वाली है ना। तो ऑब्जेक्ट से जो है यहाँ पर लेंस का डिस्टेंस है x, तो इस x के लिए 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगा जब जब आपका इमेज जो है वो इस स्क्रीन पर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात कि इमेज 2 बार वहां बने, इसके लिए जो जरूरी कंडीशन है d ग्रेटर देन 4f, उसको आप यहां से साबित कर सकते हैं, क्योंकि फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट माने 2 x की वैल्यू आपको मिले
तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट जो होता है डी, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड दिस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर कौन होता है, एक्स का कॉफिशिएंट होता है जो क्या है माइनस डी। तो माइनस डी का स्क्वायर इज डी स्क्वायर माइनस 4a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो दैट इज 1। एंड c क्या होता है, c दिस कांस्टेंट टर्म df। ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा कि डी स्क्वायर ग्रेटर देन, ये इधर चला जाएगा तो क्या बन गया 4df। ओके, तो यहाँ से हम लोग का जो है d कैंसिल करेंगे, तो ये क्या बन गया d इज ग्रेटर देन 4f। तो ये कंडीशन आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन d जो है वो 4f से अधिक लिया है, तभी हमें दो पोजीशन ऑफ एक्स ऐसे मिलने वाले हैं जब हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पर प्राप्त होगा। अच्छा, अब ये दोनों डिस्टेंसेस कौन कौन होंगे, तो वो तो जो x की वैल्यू सॉल्व करके आएगी वही होंगे। तो ऑन सॉल्विंग फॉर द वैल्यूज ऑफ x वी गेट। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व होता है तो उसमें दो वैल्यूज होते हैं x, उसको कैसे लिखा जाता है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस के साथ आती है, दूसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ आती है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, तो दोनों वैल्यू क्या क्या होगा, तो माइनस बी, तो जैसा कि हमने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज 1, b इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a इज 1, a मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट b जो कि माइनस d है, और ये कांस्टेंट टर्म c इज d इंटू एफ। ओके, तो इनको हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। तो माइनस बी कहने का मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस डी, देख सकते हैं b इज इटसेल्फ माइनस डी, तो माइनस बी कर रहे हैं तो हो गया वो d। फिर प्लस माइनस, एक वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस, बी स्क्वायर which means d square minus 4a and c is df, okay, by 2 into 1। तो एक वैल्यू आएगी बच्चों d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, और दूसरी वैल्यू आएगी d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। ओके, तो ये दो वैल्यूज हमको ऐसी मिलेगी, x के लिए डिस्टेंस ऐसा मिलेगा, एक वाला जिसमें देखो ये माइनस लगा हुआ है तो ये छोटा होगा, तो मतलब ये छोटी वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी, और जिसमें प्लस लगा हुआ है वो बड़ा होगा, मैंने और थोड़ा आगे जाएंगे तब जाके ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो यही दोनों वैल्यूज है जिस पर हमको दो बार शार्प इमेजेस आएंगे। ठीक है, चलिए ये सब बातें तो हो गई। अब इनसे फ़ायदा क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कि f क्या हुआ नहीं हुआ, और कुछ इम्पोर्टेंट इनके रिजल्ट्स क्या याद रखने हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोगों को x के दो डिस्टेंसेस मिल गए थे, उसमें से छोटे वाले को हम x1 बोल रहे हैं और बड़े वाले को x2। तो x1 हमने लिख दिया, वन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज x1 d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, और इसे हम u1 के मैग्नीट्यूड के रूप में मान लिए, मैंने फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इस तरह से दे दिया। अगर हम सिर्फ u1 लिखते तो फिर आपको साइन का माइनस माइनस की प्रॉब्लम आती, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x1 डिस्टेंस इज d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, जिसे हमने फर्स्ट केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिया, u1 मॉड ऑफ u1 कहा। सो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज क्या होगा, जैसे मान लो कि यही फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन में जो हमारा ये वाला डिस्टेंस हुआ इसे को हमने x1 कहा, और ये x1 की दूरी निकल के आई, ये जो भी आपने ये d रखा था, तो d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 होगा, और जिसे हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फर्स्ट केस, उसका मैग्नीट्यूड, सो मॉड ऑफ u1। तो करस्पॉन्डिंग जो इमेज डिस्टेंस होगा यहाँ से ये वाली दूरी हो जाएगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग, तो इसको इमेज
v1 का मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, ये v1, और वो क्या होगा, वो होगा d माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक d था, ये यहाँ से यहाँ तक x था, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स। तो वही d माइनस एक्स, चूंकि इधर से x1 लिए तो x1 लगा दीजिए, तो d माइनस एक्स वन। तो d माइनस x1, अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो बच्चों, तो देखो कमाल की बात क्या हो रही है, d माइनस और ये x1 आप यहाँ पे पुट किए, एलसीएम लिया 2d माइनस डी, और ये प्लस हो गया इस तरह से, और ये सॉल्व हुआ। तो गौर से देखो, ये सेकेंड डिस्टेंस आपको आ गया है, आया d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2, जिसे आपने v1 का मैग्नीट्यूड लिया। लेकिन अगर आप ये गौर से देखिएगा तो ये कुछ और नहीं बल्कि सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस था। ये फर्स्ट डिस्टेंस था ये वाला, तो अब आपने इस लेंस को धीरे 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 आगे लेके जाना है, जिससे कि फिर एक बार ऐसा हो कि यहाँ पर इमेज आपको मिले। तो वो जो सेकेंड डिस्टेंस होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड दिस लेंस, वो आपका यही था। एंड दिस इज सेम एज जो फर्स्ट केस में लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस था, है ना। तो बस उसी तरह से आप देख लो इसको। तो सेकेंड डिस्टेंस आपका ये x2 था, तो x2 वाज d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2। इसे हमने u2 का मैग्नीट्यूड मान लिया। तो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इन सेकेंड केस, तो सेकेंड केस में क्या होगा, उसी तरह d माइनस x2, और जैसे ही आप इसको माइनस किए तो देखिए आप सॉल्व किए तो फिर ये क्या आ गया, d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2, ठीक है। और इसे आप मॉड ऑफ v2 मान रहे हैं, मैंने कि सेकेंड केस में जो इमेज डिस्टेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड। और ये जरा गौर से देखिए आप, क्या ये x1 के बराबर नहीं था, फर्स्ट वाले केस का जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस था, वही सेकेंड केस में डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज वो आ रहा है, देख रहे हैं। तो फर्स्ट केस में जो इमेज डिस्टेंस है वो सेकेंड केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फर्स्ट केस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेकेंड केस का इमेज डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से अच्छे से दोबारा भी सुन के समझ लेना। फर्स्ट केस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेकेंड केस का इमेज डिस्टेंस है, देख सकते हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहने का मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस कहने का मतलब लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस, या कहिए तो लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर ही तो इमेज है। तो फर्स्ट केस का जो इधर वाला डिस्टेंस है वो सेकेंड केस के उधर वाले डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। इधर वाला डिस्टेंस माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उधर वाला डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस। और फर्स्ट केस में जो इमेज डिस्टेंस आया हुआ है माने उधर वाला डिस्टेंस, वो सेकेंड केस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो इन चीजों को आप ठीक से अगर यहाँ पर इस फॉर्म में लिखें तो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट u1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का मैग्नीट्यूड, लिख दिया, है ना। देख सकते हैं u1 भी इतना, d माइनस रूट अंडर इतना, v2 भी निकला है d माइनस रूट अंडर इतना, दोनों बराबर है। और उसी प्रकार मॉड ऑफ u2 इक्वल टू मॉड ऑफ v1। मॉड ऑफ u2 कहने का मतलब सेकेंड केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो ये वाला है, एंड दिस इज सेम एज फर्स्ट केस का जो इमेज डिस्टेंस निकला था d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df, वो ये वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये अब आप देखो ये जो कंक्लूजन निकला, तो इसको अब हम एक नए डायग्राम में वहां पर दिखा सकते हैं और फिर आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो देखिए, हाँ जी बच्चों, तो देखिए, तो जैसा हमने अभी आपको ये क्लियर किया था कि जो फर्स्ट केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेकंड केस के इमेज डिस्टेंस के बराबर है, और वो कितना है, तो x1 के रूप में उसको दिखाया गया था, d माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2। और जो सेकंड केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फर्स्ट केस का जो इमेज डिस्टेंस बना था उसके बराबर है, तो वो कितना, तो d प्लस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4df/2 जो x2 के रूप में दिखाया गया था। तो यहाँ पर एक सवाल आपका ये रह गया कि ठीक है भाई, लैब में आप फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपने क्यों किया था, फोकल लेंथ निकालने के लिए। फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, तो देखो बच्चों, आप ये x1 निकाल लेंगे, आप ये x2 निकाल लेंगे। तो लैब में आपको ये x1 पता है ना, ये आप खुद मेजर करके निकाल रहे हो कि कब बनेगा, वहाँ पर जब बनेगा रुक जाएंगे। तो x1 पता है लैब में, आपने जो डिस्टेंस लिया है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, वो डिस्टेंस d, वो आपको मालूम है, ओके। तो फिर क्या बच गया, आपको अगर x1 मालूम है, आपको अगर d मालूम है,
तो इनमें रख दीजिए और एक अननोन अकेला f बचा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, f आ जाएगा। तो यही काम आप एक बार x1 के साथ करेंगे, एक बार x2 के साथ करेंगे, क्योंकि x2 भी मालूम है आपको, d भी मालूम है। तो आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अकेला अननोन f बचेगा, उसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। दोनों देखेंगे कि सेम f आ रहा है, मतलब आपका सारा काम सही है, वही आपका f हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इनका इम्पोर्टेंस और फिर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कई बार आपको नीट एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो समझिएगा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट और इधर हो गया स्क्रीन। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को अपनी जगह फिक्स रखना है, इनको मूव नहीं करना है। मूवमेंट किसका होगा, तो सिर्फ लेंस का। तो हमने देखा कि भाई इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है d, हमने ग्रेटर देन 4f रखते हुए एक बड़ी सी डिस्टेंस को यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग जब काम करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दो पोजीशन ऐसे मिले लेंस के, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया है, इसको छोटा करो। दो पोजीशन हमें ऐसे मिल गए, ये देखिए, एक ये पोजीशन कहेंगे, और इसके लिए जो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा u1 का मैग्नीट्यूड, और ये डिस्टेंस जो इधर से हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये v1 का मैग्नीट्यूड इस तरह से। और इस केस में ये ऑब्जेक्ट की हाइट मान के चलिए, इस जगह हम o दिखा रहे हैं, और इसकी जो इमेज की हाइट यहाँ पे बन रही है वो हम लोग ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर I1 इन फर्स्ट केस। अब हम, ये हो गया हमारा पोजीशन 1। अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे स्क्रीन की तरफ, और तो हमें एग्जैक्टली ऐसी जगह जा कर के फिर से ये लेंस का पोजीशन मिलेगा, पोजीशन 2, कि इसी ऑब्जेक्ट के लिए इतना दूरी जो हम लोग ये ले रहे हैं ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, जो एक्चुअली में क्या है u2 है ना। अब वो पता है क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट केस का जो ये v1 मिला था ना, उसी के बराबर हो जाएगा। दिस इज सेम एज v1, यही कहना चाह रहे हैं, जो फोटो की मदद से आप समझिए। मतलब जितना डिस्टेंस इधर ये वाला है, इमेज डिस्टेंस फर्स्ट केस का, उतना ही अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सेकंड केस का। देख सकते हैं, यही दूरी उठा के यहाँ रख देनी है, और तब जाकर के आपको जो ये वाली दूरी बनी है, तो जो फर्स्ट केस में जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, वही दूरी यहाँ पर इमेज डिस्टेंस के रूप में आपको आ जाएगी। तो ये सेकंड केस का आपका इमेज डिस्टेंस है, जो इक्वल होगा फर्स्ट केस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, इस तरह से। ठीक है, तो v2 का मैग्नीट्यूड इज सेम एज u1 का मैग्नीट्यूड। जो ये वाला डिस्टेंस है वही यहाँ वाला डिस्टेंस है। ये क्या था, फर्स्ट केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या हो गया, सेकंड केस का इमेज डिस्टेंस, दोनों बराबर। ये क्या था, यहाँ से यहाँ फर्स्ट केस का इमेज डिस्टेंस, जो बराबर है सेकंड केस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखने की चीज थी। अब सेकंड केस में जब यहाँ पे आप रखे हैं, तो फिर इमेज बनेगी, इसी स्क्रीन पर बनेगी, इसी पोजीशन पर बनेगी। इसी स्क्रीन पे बनने का मतलब इसी पोजीशन पे बनना, और उसका भी कुछ ना कुछ इमेज साइज होगा। जरूरी नहीं कि ये पहले वाले के बराबर हो, तो उसका इमेज साइज हम लोग I2 लेते हैं सेकंड केस का। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट O इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। साइज का मतलब यहाँ हाइट ही आप लेके चल रहे हैं। I1 इज द साइज ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस, ठीक है, या एट फर्स्ट पोजीशन। I2 is the size of image in second case। ठीक है बच्चों, सेकेंड केस में आपका ये साइज ऑफ इमेज होगा वो I2 हो जाएगा, वो वहां पर दिखाया गया। तो I1 जो हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई। ठीक है, ये I1, और I2 जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हुआ, वो ऊपर वाला I2 हो गया। ओके,
अब क्या इनमें कुछ रिलेशन है? तो बिल्कुल है, और वही पूछता है। ध्यान दीजिए क्या रिलेशन है। जैसे फर्स्ट केस का आप मैग्निफिकेशन निकालो, फर्स्ट केस का मैग्निफिकेशन m1, ओके। तो m1 इज द मैग्निफिकेशन at position 1 and m2 is the magnification at position 2, ठीक है। तो दोनों ही केस का हम लोग m1 m2 कैलकुलेट करते हैं। तो m1 क्या है? तो लेंस के लिए m1 होता है v/u। तो फर्स्ट केस का जो भी v1 था मैग्नीट्यूड, सेकेंड केस का जो भी फर्स्ट केस का जो भी u1 था उस मैग्नीट्यूड में आप रख लीजिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये हमें पता है कि दोनों ही केसेस में वो इन्वर्टेड होगा, सो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करें। तो m1 का मैग्नीट्यूड ऐसे कह सकते हैं, दिस इज v1/v1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ m2 इज सिमिलरली v2/u2। और इस सिमेट्री से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये देखिए, आपने जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपको तो अभी पता है कि u1 v2 के बराबर है, तो ये u1 ये v2 को कैंसिल कर देगा, और उसी तरह से u2 v1 के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये u2 इस v1 को जो यहाँ है कैंसिल कर देगा। तो सभी तो कैंसिल हो गए, क्या बचा? 1 बचा, है ना। इसका मतलब m1 इंटू m2 के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो 1 के बराबर होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, m1 क्या था? मैग्निफिकेशन एट पोजीशन 1। तो आप इस m1 को लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस में हाइट ऑफ इमेज था आपका i1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि o है, और सेकेंड केस में आपका हाइट ऑफ इमेज था i2 और ऑब्जेक्ट का साइज तो वही है ना। इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो वैसे तो i1 और i2 दोनों निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव मतलब पॉजिटिव ही हो जाएगा वो। तो आप चाहें तो ये मॉड हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो i1 i2 जो मल्टीप्लाई होगा और इधर नीचे क्या हो जाएगा, o का स्क्वायर, जो हम उधर देंगे तो क्या हो जाएगा, o का स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट साइज है दैट इज रूट अंडर i1 i2, चाहे ऐसे कह लो या दोनों ही केस का जो इमेज का साइज है या हाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्जेक्ट के हाइट का स्क्वायर आएगा, ओके। तो यहाँ पर इसी बात को लिख देना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई बात है, कई बार इससे कई एग्जाम में सवाल पूछे गए कि हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस तो उसको अगर हम h1 करें, हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस उसको अगर हम h2 कहें, तो दीज टू मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको अभी o ही कह लो, उसका स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसा करो h ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, है ना। जैसे मन करे वैसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वैसे अक्सर आपको बुक में ये मिल जाया करेगा i1 i2 बराबर o स्क्वायर या o इक्वल टू रूट अंडर i1 i2, जहाँ i1 i2 और o क्या है, तो o इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, i1 इज साइज ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस, i2 साइज ऑफ इमेज इन सेकंड केस। लिख ही दिए तो इससे काम चल जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा भी है तो उससे भी काम कर सकते हैं। जहाँ याद रखिएगा h1 तो यही है साइज ऑफ इमेज, तो दिस इज ऑल्सो h1 एंड दिस इज ऑल्सो h2 एंड दिस इज ऑल्सो h ऑब्जेक्ट, ओके, ऐसा माना गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यही था आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम लोग x1 या x2 को प्राप्त करके लैब में f की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x1 या x2 पता होता है।
डी भी पता होता है ना, और सब वैल्यू पुट करते हैं और एफ को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इसमें खास बात क्या दिखाई देती है, खास बात ये दिखाई देता है कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है और जो भी फर्स्ट केस में इमेज का साइज बना और जो भी सेकेंड केस में इमेज का साइज बना, तो I1 और I2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको ये ऑब्जेक्ट के हाइट का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था लेंस के साथ, वो सेकेंड केस में जो इमेज डिस्टेंस था लेंस के साथ इमेज का डिस्टेंस, वो दोनों आपस में बराबर थे। और फर्स्ट केस का जो इमेज डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस, और जो सेकेंड केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, वो भी आपस में बराबर थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी डिस्प्लेसमेंट मेथड की। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इसको अच्छे से आप कवर करके रखिए और रिजल्ट को बढ़िया से याद रखिए, कई सारे प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो अभी तक के लिए इतना ही, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।